सभी को नमस्कार। आज वर्तमान में अपन चर्चा करेंगे 10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें एक अर्थशास्त्र वाली इकोनॉमिक्स वाली जो किताब है, आर्थिक विकास की समझ वाली जो किताब है, उसका पहला लेसन है जिसका नाम है विकास। चलो प्रारंभ करते हैं अपन लेसन को। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट की बातें, जैसे अपने से कोई पूछे कि भाई विकास किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका लक्ष्य क्या है, कोई बच्चा कहेगा कि मेरा लक्ष्य है 10th क्लास में लगभग मुझे 80 से 85% के लगभग बनाना। कोई बच्चे का ये आंसर होगा। कोई बच्चा कहेगा मेरा लक्ष्य है मेरे पास एक बड़ा सा क्या हो, बंगला हो। कोई बच्चा कहेगा मेरे पास क्या हो, गाड़ी हो। कोई बच्चा कहेगा मेरा लक्ष्य है एक बड़ा नेता बनना। मतलब हर एक व्यक्ति का अपन ये कह सकते हैं कि लक्ष्य अलग अलग होता है। अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वो लक्ष्य अपन प्राप्त कर लेते हैं तो अपन कहेंगे हाँ भाई मेरा तो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो अपन विकास किसे मानेंगे? 10th क्लास में क्या 80 से 85% बनाना क्या अपन विकास मानेंगे? मैंने एक बड़ा सा बंगला बना लिया तो क्या अपन विकास मानेंगे? मैंने एक अच्छी सी गाड़ी ले ली तो क्या अपन विकास मानेंगे? मैं एक बड़ा नेता बन गया तो क्या अपन विकास मानेंगे? बिल्कुल अपन को मानना पड़ेगा। तो विकास की एक कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती कि अपन किसे विकास कहेंगे। तो थोड़ा ये दिमाग में रखना कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य ही जब अलग अलग होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना उसका विकास कहलाएगा। तो विकास की परिभाषा भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो आज अपन इस लेसन की शुरुआत करते हैं। अब थोड़ा सा और समझना इसी में है ना कि भाई मैं कहूँ कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छी इनकम है, मेरे पास आय अच्छी है। इनकम अच्छी होती है, देखो इनकम अच्छी होती है तो संभावना है कि मैं बहुत से लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। गाड़ी, बंगला, समाज में इज्जत, लगभग यही होता है कि पैसे से लगभग हर चीज़ भी नहीं तो लगभग चीज़ें अपन पैसों से हासिल कर लेते हैं। तो क्या अपने आय को विकास का आधार मान सकते हैं? तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली वो आय को ही विकास का क्या मानते हैं? आधार मानते हैं। अब किस देश को अपन विकसित देश कहेंगे? जिस देश की या जिस राष्ट्र की आय है, राष्ट्र की आय को कहेंगे अपन कौन सी आय? राष्ट्रीय आय। अगर किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो उसे अपन कहेंगे इस देश का विकास ज़्यादा है। अगर किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय कम है तो अपन ये कह देते हैं कि इस देश का विकास कम हुआ है। तो विकास को मापने का मेन आधार जो अपन लेंगे ना, जो वर्तमान में जो माना जा रहा है, वो किसी भी देश को विकास की श्रेणी में माना जाए या नहीं माना जाए, इसका मेन आधार माना जाता है किसको? राष्ट्रीय आय को। लेकिन राष्ट्रीय आय में भी एक गड़बड़ है। राष्ट्रीय आय में क्या गड़बड़ है वो चर्चा अपन कुछ देर बाद में कर लेंगे। पहले अपन ये देखते हैं सबसे पहला प्रश्न अपने लेसन का, वो क्या है? राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा से अपन शुरुआत करते हैं। तो आप अपनी कॉपी में पहला प्रश्न लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ये अपना पहला प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो कि भाई राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए या राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, अपने को मेन समझना है किसके बारे में? राष्ट्रीय आय के बारे में। तो इसका मतलब समझना आप लोग। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष। एक वर्ड का मतलब समझेंगे अपन। पहले एक बार परिभाषा लिख देता हूं। एक वित्तीय वर्ष में
किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये तो होगी राष्ट्रीय आय की परिभाषा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक वर्ड का अपन मतलब समझते हैं। अब समझना इसका मतलब है क्या कि भाई ये जो भी अपन कंसेप्ट इस परिभाषा के समझेंगे ना, वो अपने इस किताब में आगे जाके हर एक कंसेप्ट काम में आने वाला है। तो आप इसको थोड़ा धैर्य के साथ और ध्यानपूर्वक समझना। हम अगर बेसिक सी बात है, अपनी इनकम पूछे कि भाई तेरी इनकम क्या है, तेरी आय क्या है, तो हम ये बताते हैं कि भाई मंथली मेरी आय है 50,000 रुपये, मंथली मेरी आय है 60,000 रुपये, मंथली मेरी आय है 10,000 रुपये। अपन बेसिक सी बात है, अपन जब भी किसी को अपनी इनकम या आय बताते हैं तो मंथली बताते हैं, महीने के हिसाब से बताते हैं। लेकिन जब किसी देश की आय पूछी जाती है तो वो पूरे एक साल की बताता है। मतलब देश अपनी आय किस आधार पर निर्धारित करता है? एक साल के आधार पर कि ये मेरी एक साल की आय है। तो एक वित्तीय वर्ष, क्योंकि अपन इनकम की तो बात करें ना कि किसी राष्ट्र की इनकम क्या होती है, तो एक वित्तीय वर्ष। अब यहाँ वित्तीय वर्ष का मतलब भी समझना, कोई भी साल है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। लेकिन ये वित्तीय वर्ष अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। जैसे भारत का वित्तीय वर्ष अपने दिमाग में रखना, भारत सरकार अपनी जो वित्तीय वर्ष मानती है वो मानती है 1 अप्रैल से प्रारंभ। वैसे वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, लेकिन ध्यान रखना सरकार का जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो होता है कब से? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा तो पूरा कब होगा? 31 दिसंबर। ये साल का क्या है, मतलब भारत सरकार का क्या है? वित्तीय वर्ष। तो अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि किसी राष्ट्र की जो इनकम होती है वो वार्षिक होती है। एक वर्ष के आधार पर उस राष्ट्र की इनकम ज्ञात की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं। अब अपने को इन दोनों का मतलब देखना है। देखो, कोई भी व्यक्ति काम करता है, कोई भी व्यक्ति जो इनकम प्राप्त करता है, उस इनकम को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक प्राथमिक क्षेत्र, एक का नाम है द्वितीयक क्षेत्र, एक का नाम है तृतीयक क्षेत्र। अगर कोई व्यक्ति खेतीबाड़ी करता है, क्योंकि भाई कृषि से भी तो इनकम तो प्राप्त होती है ना, तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। यदि कोई व्यक्ति पशुपालन का कार्य करता है तो वो भी कौन से क्षेत्र का माना जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का। यदि कोई व्यक्ति खानों की खुदाई में कार्य करता है तो वो भी कौन से क्षेत्र का? प्राथमिक क्षेत्र का। कोई व्यक्ति मछली पालन का कार्य करता है तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र का। मतलब कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन कार्य, इन कार्यों से जो भी इनकम प्राप्त होती है वो इनकम मानी जाती है कौन से क्षेत्र की इनकम? प्राथमिक क्षेत्र की इनकम। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य कृषि से इनकम प्राप्त करता है तो ये मान के चलना कि वो इनकम कौन से क्षेत्र की इनकम मानी जाएगी? प्राथमिक क्षेत्र की इनकम मानी जाएगी। इसमें मुख्यतः अपन कृषि पशुपालन को शामिल कर सकते हैं, मछली पालन वगैरह ये भी इसी में आएंगे, लेकिन कृषि पशुपालन 2 मोटे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं अपन किनको? उद्योगों को। उद्योगों से जो भी इनकम प्राप्त होती है वो कौन से क्षेत्र की मानी जाती है? द्वितीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल होती है। तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल होता है? सेवा क्षेत्र। ध्यान रखना, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आगे जाके अपने काम में आएंगी और इसका आगे अपन अध्ययन करेंगे। थोड़ा बहुत आप धैर्य के साथ इसको समझने का प्रयास करना। जैसे मैं टीचिंग का कार्य करवा रहा हूँ
तो मैं कोई वस्तु का उत्पादन तो नहीं कर रहा ना। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में तो वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे कृषि कोई कार्य कर रहा है, गेहूं, जौ, चावल, चना, मोट, गवार, सरसों, इनका उत्पादन ही तो कर रहा है ना, वस्तुओं का उत्पादन हो गया। पशुपालन, कोई पशु पाल रहा है, घी, दूध, छाछ, पनीर, इनका क्या कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है। उद्योगों में तो वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग से वस्त्रों का उत्पादन हुआ, गन्ना उद्योग से चीनी का उत्पादन हुआ, कपास उद्योग से कपास का उत्पादन हुआ। तो उद्योगों में भी क्या होता है, उत्पादन होता है। ध्यान रखना, तृतीयक क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता। तृतीयक क्षेत्र में केवल दी जाती है सेवा। जैसे मैं टीचिंग का कार्य कर रहा हूं तो मैं कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मैं उत्पादन नहीं कर रहा, मैं वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रहा, मैं केवल मेरी बातों को आप तक पहुंचाने का एक सेवा कार्य कर रहा हूं। डॉक्टर कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, शिक्षक कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, जो परिवहन चलते हैं बस वाले, ट्रेन वाले, ये कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, केवल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, आपको सेवा उपलब्ध करवाते हैं, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में केवल सेवा होती है, वस्तु का उत्पादन नहीं होता। लेकिन इनकम तो होती है ना। अब जैसे मैं शिक्षक हूं तो इनकम तो हो ही रही है ना मुझे भी। डॉक्टर है, वस्तु का उत्पादन नहीं करा लेकिन इनकम तो हो ही रही है। परिवहन है, यातायात मतलब वो भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा लेकिन वहां से भी इनकम हो रही है। तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों से क्या होती है, इनकम होती है। तो इन 2 क्षेत्रों से तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, इस तृतीयक क्षेत्र से सेवाओं का उत्पादन होगा। तो किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं, अब कृषि से कितनी इनकम हुई, पशुपालन से कितनी, उद्योगों से कितनी, शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, इनसे कितना उत्पादन हुआ, इन सबको जोड़ लेंगे अपन, एक साल में किससे कितना उत्पादन हुआ, इन सबको जोड़ के इनका जो भी मूल्य हुआ उनको जोड़ लेंगे तो उस पूरे राष्ट्र के लोगों की इनकम अपने को ज्ञात हो जाएगी। उसे ही कहते हैं क्या, राष्ट्रीय आय। तो अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। थोड़ा सा और समझ लेना, इसमें एक वर्ड मैंने लिखा क्या, अंतिम। इस अंतिम का मतलब क्या होता है वो और समझने का प्रयास करना। जैसे किसी किसान ने 1000 रुपए के 1000 रुपए के गेहूं का प्रोडक्शन किया। अब गेहूं की रोटी अपन खाने के काम में लेंगे तो 500 रुपए की तो गेहूं की रोटी खाने के काम में आ गया, मतलब वो तो 500 रुपए तो गेहूं खाने के काम में ले लिया। गेहूं की ब्रेड भी तो बनती है ना, तो अपन ये मान लेते हैं 1000 रुपए के गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, 500 रुपए के तो गेहूं खाने के काम में आ गए और 500 रुपए के गेहूं उद्योगों में बेच दिए। और इस 500 रुपए के गेहूं के उद्योग में जाने के बाद क्या बन गई, ब्रेड बन गई, और वो ब्रेड बिकेगी लगभग कितने की, 2000 रुपए की। अब जब भी अपन राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना, ये 500 रुपए वाला गेहूं है ना, इसकी रेट ब्रेड में शामिल हो चुकी है, तो इसकी रेट अपने को अलग से नहीं जोड़नी, 500 ये जोड़ेंगे और 2000 रुपए ब्रेड के जोड़ेंगे, मतलब 2500 रुपए का प्रोडक्शन हो गया। अंतिम मूल्य का मतलब यही होता है कि इस 500 रुपए को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 500 रुपए किस में काउंट हो चुके, यहाँ 2000 की रेट में शामिल हो चुके, तो ये इसका अंतिम मूल्य माना जाएगा इस गेहूं का। किस में शामिल होके, ब्रेड में शामिल होके। इसलिए कौन सा वर्ड लिखा जाता है, अंतिम वस्तुओं का, अंतिम वस्तुओं का या सेवाओं के मूल्यों का योग ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब आगे सुनना, अब इसमें केवल आपको लिखने वाली या स्क्रीनशॉट लेने वाली केवल यही बात थी, ये आपको कॉपी में नोट करना है। इसके बाद में अपन चर्चा करें राष्ट्रीय आय के बाद में। अब एक उदाहरण थोड़ा सा और समझना, वो भी आपके काम में आएगा। जैसे अपन बात करें अमेरिका और ब्रिटेन,
हालांकि इनकी जो वार्षिक आय है वो अरबों खरबों में है, डॉलर, अरबों खरबों डॉलर की वार्षिक मतलब राष्ट्रीय आय इनकी अरबों खरबों में है, लेकिन इतने आंकड़े अपने समझ में भी नहीं आएंगे। अपन सिंपल आंकड़े ले लेते हैं, जैसे अमेरिका की राष्ट्रीय आय, अमेरिका की राष्ट्रीय आय कितनी है? 20,000 रुपये। एक साल की राष्ट्रीय आय पूरे अमेरिका के लोगों की कितनी है? 20,000 रुपये। ब्रिटेन के लोगों की ये जो राष्ट्रीय आय है वो है कितनी? 30,000 रुपये। ब्रिटेन के लोगों की राष्ट्रीय आय कितने मान लेते हैं अपन? 30,000 रुपये। तो किस देश को अपन ज़्यादा विकसित मानेंगे? ब्रिटेन को ज़्यादा विकसित मानेंगे या अमेरिका को ज़्यादा विकसित मानेंगे? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का आंसर होगा क्या? ब्रिटेन। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों का आंसर गलत भी हो। क्यों गलत हो सकता है? आगे अपन और देखेंगे कि भाई यहाँ टोटल लोग कितने रहते हैं। अमेरिका में तो टोटल लोग रहते हैं कितने? 200। अमेरिका की तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 200 है। ब्रिटेन में टोटल लोगों की जनसंख्या मान लेते हैं अपन कितनी? 3000। ब्रिटेन की जनसंख्या अपन मान लेते हैं ज़्यादा है। तो यहाँ अब आप सोचो कि यहाँ तो 200 लोगों ने 20,000 रुपये कमाए और यहाँ 3000 लोगों ने 30,000 रुपये कमाए। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालें अपन कि भाई अमेरिका की टोटल आय तो हो गई 20,000 रुपये और अमेरिका की जनसंख्या हो गई 200 रुपये। तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय निकालें अपन, प्रति व्यक्ति आय। तो इस राष्ट्रीय आय में भाग दे देंगे 200 का, तो कितना आया? 100 रुपये। अमेरिका की तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 100 रुपये। जबकि ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 30,000 में 3,000 का भाग दिया तो 10। अब बताओ, अमेरिका का एक व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है, ब्रिटेन का एक व्यक्ति कम कमा रहा है। तो अपन कहेंगे भाई साहब ज़्यादा विकसित देश तो कौन सा है? अमेरिका। तो कभी भी ध्यान रखना, किसी देश का विकास अगर अपने को जानना है, ज्ञात करना है, तो केवल इस राष्ट्रीय आय के आधार पर अपन विकास ज्ञात नहीं करेंगे। अपन ज्ञात करेंगे किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अब अगला क्वेश्चन मेरा यही है, अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना। 2 या 2 से अधिक देशों, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, अधिक देशों के विकास की तुलना करने का सबसे उपयुक्त मतलब सबसे बेस्ट मापदंड कौन सा है? उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव भी ये प्रश्न आता है ना कि भाई 2 या 2 से अधिक देशों की अपन तुलना कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा विकसित है इसकी तुलना अपन किस आधार पे करेंगे? राष्ट्रीय आय के आधार पे करें तो ज़्यादा बेस्ट है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। तो ध्यान रखना दोनों ऑप्शन में आएंगे अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो। और बेस्ट किसे माना गया है? प्रति व्यक्ति आय को। तो सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। और ध्यान रखना प्रति व्यक्ति आय को ही अपन क्या कह सकते हैं? औसत आय। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और अभी सोल्व करवाऊंगा। जैसे आपसे पूछ ले राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, वो सॉरी राष्ट्रीय आय वाला तो प्रश्न अपन ने कर ही लिया। आपसे पूछ ले प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे अपन? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होता है, मतलब इस राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। यहाँ भी देख लो, चाहे राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो अगला प्रश्न अपना ये रहेगा। इस उदाहरण को मैं मिटा देता हूँ, आप अपनी समझ के लिए एक बार देखना चाहो तो देख लेना इसको।
अगला क्वेश्चन यही है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप पूरी परिभाषा मत लिखना कि भाई राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बिल्कुल पूरी परिभाषा मत लिखना, सिंपल भाषा में लिखना, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय में भाग दे देते हैं किसका, जनसंख्या। बस ये सूत्र लिख देना आप एग्जाम में। अगर ये प्रश्न आए तो ये आपका क्या रहेगा, उसमें आंसर रहेगा। तो अब ले आप इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो आज की क्लास में हालांकि 3 छोटे छोटे प्रश्न अपन ने किए हैं, लेकिन आज की क्लास का जो कंसेप्ट रहा ना वो तुम्हें जरूर दिमाग में रखना है। आने वाली जो क्लास होगी अपनी, उस क्लास में यही कंसेप्ट अपने काम में आएगा। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली हैं तो आने वाली क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, वरना उन आने वाली क्लासों को समझना मुश्किल रहेगा। तो बाकी अपन चर्चा जो भी है डिटेल से चर्चा, कौन कौन से और इसमें प्रश्न बन सकते हैं वो चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।